हेलो एवरीवन। दोस्तों हम यहाँ पर जो है अभी के स्लाइड, अगर आपको स्लाइड दिख रही होगी तो आपको दिख रहा होगा कि हम प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है सीजीपीएससी का, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। तो अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन की बात करें तो आज के लेक्चर में जो है हम बेसिकली बात करेंगे केवल और केवल साइंस की। टेक के सेक्शन की हम जो है बाद में बात करेंगे, पहले हम साइंस के सेक्शन को कवर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि 6 से 8 क्वेश्चंस जो है आपको ऑन एन एवरेज यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 6 से लेकर 8 क्वेश्चन। अगर हम पिछले 4 से 5 साल का ट्रेंड देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, मैं 3 सब्जेक्ट की यहां पर बात कर रहा हूं। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, साथ में मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की और साथ में मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजी की। तो इन तीनों को मिला के अगर हम बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चंस जो है आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। अर्थात 12 मार्क्स से लेकर अगर हम बात करें तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन तक आपको जो है, मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कितने रहेंगे, 6 से लेकर 8 के बीच में आपको वेरी होते हुए दिखेंगे। उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ये रिसफल होते रहता है। ठीक है, तो हमको इतने सेक्शन के लिए, इतने क्वेश्चन के लिए हमको जो है जनरल साइंस को तैयार करना होता है। टैग का सेक्शन अलग होता है, इन्वायरमेंट का सेक्शन अलग होता है, उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें करंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, अभी हम केवल जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या है सब्जेक्ट में और हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करने हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेंस का जो सिलेबस है उसको तो कवर करना ही है, मतलब उनको शॉर्ट में पढ़ना ही, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, मेंस का भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मेंस का पढ़ते हैं आप डिटेल में पढ़ते हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी सब्जेक्ट की ऑलरेडी हो जाती है। तो आप मेंस का अगर पढ़ लेंगे पहले से तो इससे ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स का जो सेक्शन है वो कवर तो हो ही जाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा पिछले 5 से 6 साल का ट्रेंड क्या कहता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आपको जो है देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन में। तो केमिस्ट्री के सेक्शन की बात करें तो आपको सबसे पहले जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना, ठीक है, किससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परमाणु संरचना से। मतलब परमाणु संरचना में मैं अगर बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो परमाणु मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, उससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो भी फंडामेंटल है एटम्स के बारे में जनरली आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, और इसके अलावा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, उसमें चार्ज कितना होता है, ठीक है, उसका मास कितना होता है, इससे जनरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शंस आपको कवर करना पड़ेगा। हालांकि ये मेंस के सिलेबस में आपको कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ता ही है क्योंकि ये फंडामेंटल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बंध में जो है अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बंध, इसी प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, तो इस प्रकार के अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। इसके अलावा भी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं। तो इनसे भी जनरली आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनसे भी बेसिक क्वेश्चंस आपको जो है प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बॉन्ड के सेक्शन से जनरली क्वेश्चंस आपको सिग्मा पाई बॉन्ड के कितने सिग्मा बंध है, पाई बंध है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अर्थात कार्बनिक पदार्थ में, ये आपको जनरली पूछता ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसिड एंड बेसिस की। ठीक है, एसिड और बेस की अगर हम बात करें तो अम्ल और क्षार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो अम्ल और क्षार से अगर हम देखें तो वहां से भी आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। खासकर अगर हम बात करें तो उसकी बेसिक डेफिनेशन से या फिर हम बोल सकते हैं पीएच से, तो जनरली पीएच से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एसिड और बेस का जो है डेली लाइफ में क्या उपयोग है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन जैसे विनेगर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से एसिड एंड बेस हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। अब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हालांकि प्री डिफाइंड नहीं है कुछ,
बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन हमको सारे कंपाउंड को नहीं पढ़ना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या डिनोट किया है, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिप्सम, ठीक है, क्विक लाइम। इसके अलावा जैसे चूने का पत्थर हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, साधारण नमक, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, इसके अलावा वॉशिंग सोडा हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है, ऐसे करके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, बहुत सारे तो हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको हमको यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि उनसे फॉर्मूला, उनके यूजेस से जनरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, ईथर वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानेंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, तो ये सब सेक्शंस हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपका जो है हम दैनिक जीवन में रसायनों का जो उपयोग करते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ, मतलब जो भी केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बारे में, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में इस्तेमाल होगा, कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का पीएच कितना होना चाहिए, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं। हाँ, पीएच का क्या रोल है, हमको अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डेली लाइफ में आते हैं उसको हम जो है यहाँ पर जो है कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, किससे, आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी भी हमको देखना होगा, और जब हम आवर्त सारणी की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और साथ में मेटेलॉइड्स भी, ठीक है, मेटेलॉइड्स की भी हम बात करेंगे। मेटेलॉइड्स, तो मेटल मतलब क्या होगा आपका, मेटल मतलब आपका धातु, फिर ये हो जाएगा आपका अधातु, ठीक है, और आपका मेटेलॉइड्स मतलब आपका हो जाएगा उपधातु। इनके बारे में भी जो है हम कवर करेंगे, ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो ये सेक्शंस हमको जो है केमिस्ट्री में कवर करना है, साथ ही साथ जो है मेंस का जो सिलेबस है उसको भी हम यहाँ पर शॉर्ट में, जिसमें एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन से, निष्कर्षण, धातु के निष्कर्षण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल रासायनिक अभिक्रिया का जो है वेग, जो है दर, उसको वो निकालना कैसे निकालते हैं, तो वो सब जो मेंस का सिलेबस है वो तो हमको थोड़ा बहुत जो है कवर करना ही है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो इतने ही जो सेक्शंस है जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, एक आध क्वेश्चंस इधर से आ गए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखते हैं हम, वो क्वेश्चंस आपको जनरली यहीं से ही देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस अर्थात जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, ऊर्जा की जो स्रोत हैं उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अर्थात अगर हम बात करें तो विद्युत की से, ठीक है, या विद्युत से हम बोल सकते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछता है। इसके अलावा हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व से क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है, चुंबकत्व से पूछता है। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो उससे क्या मिलेगा, वैद्युत चुंबक मिलेगा, वैद्युत चुंबकत्व, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी आपको जो है क्वेश्चंस जो है जनरली देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको फैराडे लॉ से क्वेश्चन पूछ देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके अलावा जो है ट्रांसफार्मर से, कई बार जनरेटर से, मोटर से कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिष्ट धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, तो वो सारे सेक्शन से आपको जो है जनरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हालांकि ये तीनों जो हैं कहीं ना कहीं हम एक साथ जो है इनको जो है कवर करेंगे, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा सेक्शन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं आपका, अगर हम बात करें तो अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, इसके अलावा वर्ण विक्षेपण अर्थात रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, तो ऐसे बहुत सारे
टॉपिक हैं ऑप्टिक्स में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अंतर्गत हम जो है मिरर के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, हमारी आईज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके आईज की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली आपको क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से पूछे ही जाते हैं। आप जितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स से हर पेपर में जो है मिल ही जाएंगे, ठीक है। चाहे वो रिफ्रैक्शन से हो, रिफ्लेक्शन से हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हो, आपको देखने को मिल जाएगा। या इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। नाउ एक और टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है प्रीलिम से। बहुत सिंपल सी बात है, आपको पूछ लेगा कि विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा मेंस का जो सिलेबस है वो इससे कोइंसाइड ही करता है। इसके अलावा मेंस में कुछ और लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल गैसों में विद्युत विसर्जन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस। तो उन सब टॉपिक को भी हम शॉर्ट में कवर करेंगे कि उनसे प्रीलिम्स से क्या जो है रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको भी हम वहाँ पर जो है कवर करेंगे। तो ये तो हो गया फिजिक्स के सेक्शन की बात, भौतिकी के सेक्शन की बात। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बायोलॉजी सेक्शन। तो बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो बायोलॉजी का सेक्शन बहुत बड़ा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब हम बायोलॉजी पे आते हैं ना, तो बायोलॉजी से क्वेश्चंस जो है बहुत डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इससे से कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से हम क्वेश्चंस जो हैं सीधे तौर पर उन टॉपिक को पढ़ के हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पेपर में यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। उसको भी हम जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो सेलुलर बायोलॉजी, कोशिकीय जो आपका जीव विज्ञान है, कोशिका के बारे में, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा प्लांट बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस और डिसीजेस। इन तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनमें क्या पढ़ना है तो उसमें हम उन चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे, ताकि हमारे पास बहुत कम कंटेंट में हमारा जो है क्वेश्चन पेपर में जो 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे जो हैं कवर हो जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो बेसिकली फैट के डाइजेशन पे, प्रोटीन के डाइजेशन पे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लांट के हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स किस ग्लैंड से निकलते हैं, ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड के बारे में। तो लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो भी जीवन प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हमको जो है पढ़ना होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्लांट बायोलॉजी में क्या पूछा जाएगा, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, प्लांट के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट में जो सर्कुलेशन होता है, परिवहन होता है, उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है प्लांट के। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है यहाँ भी जो है फिक्स होते हैं जनरली, जो उसी के आसपास क्वेश्चन जो है घूमते रहते हैं। तो और एक टॉपिक जो है डिसीजेस का, रोग से जनरली क्वेश्चंस जो है पूछे आपको इस साल के प्रीलिम्स में जा ही सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो है अगर आप देखें तो पेंडेमिक जो है यहाँ पर सभी चल रहा है, कोविड के कारण से यहाँ पर जो है डिसीजेस बहुत ज़्यादा हमको जो है आसपास देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो करंट में भी जो है ट्रेंड कर रहा है। तो इसलिए हमको डिसीजेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वायरस के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, इम्यूनिटी के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको आने वाले प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना बिल्कुल है। इसलिए आपको डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, एंटीबायोटिक्स, इम्यून सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक जो है क्वेश्चंस आपको करंट को क्लब करके जनरल साइंस को मिला के वहां से पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, बायोलॉजी के सेक्शन के बारे में। तो ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें हमने जो जो सेक्शंस देखा है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से बार बार क्वेश्चन टकराते हैं प्रीलिम्स में। और इसके अलावा जो मेंस के सिलेबस है उसको हम जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। करते हैं हमारा यहाँ पर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के सेक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, अर्थात हम बात करते हैं परमाणु संरचना की, ठीक है, परमाणु संरचना की, तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले जो है, अगर हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखें तो वहाँ से एक आपको जो है बेसिकली चीज़ें जानने को मिलेगी कि महर्षि कणाद नाम के जो महर्षि थे, ऋषि थे, उन्होंने बेसिकली बताया था कि कोई भी पदार्थ जो है
एक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना हुआ है सभी पदार्थ, और वो सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? उन्होंने बोला परमाणु, अर्थात परम अणु। एटम को उन्होंने क्या बोला? परमाणु, जिसको हमने क्या बोला? परम अणु। अर्थात किसी भी पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम जो उसका कण होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। इसी को हमने क्या बोला? परमाणु बोला। तो ये हमारे भारतीय दर्शन में आपको देखने को मिलता है, महर्षि कणाद ने इसको बताया। ये तो आपको ठीक है। इसके बाद अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो है डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो डाल्टन ने अपना जो है एक एटॉमिक थ्योरी दी। हम उसको मॉडल का नाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि मॉडल वो होता है जो बेसिकली किसी न किसी एक प्रकार से अगर हम बात करें उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल या फिर उन्होंने कोई चीज़ें जो है आपके सामने प्रस्तावित की होती हैं किसी के कंपैरिजन में या प्रोटोटाइप बनाकर, तो उसके अनुसार से जो है उसको हम मॉडल बोलते हैं। लेकिन इन्होंने केवल कुछ बातें जो है एटम के बारे में, परमाणु के बारे में बताई, तो उसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेसिकली हम उसको बोलते हैं। तो डाल्टन ने सबसे पहले जो है किसके बारे में बताया? परमाणु के बारे में बताया। लेकिन अगर हम मॉडल की जब हम बात करेंगे ना तो आपके थॉमसन का नाम आएगा, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोरबरी का एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम क्या है वो मैंने आपको बताया कि एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो किसी भी सब्सटेंस या मैटर की बात करते हैं, कोई भी पदार्थ जो है वो मैटर जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? अभी तक एटम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एटम्स के बारे में खोज होती गई और जब माइक्रोस्कोप मिल गया आपको, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, जब तक सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी तब तक एटम ही जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। लेकिन जैसे ही आपको क्या मिला? माइक्रोस्कोप मिला, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी जो है क्या पता चला हमको? ये यहाँ पर पता चला। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के अंदर में मौजूद है। मतलब पहले तो हमने बोला कि एटम जो है वो बेसिकली उसको और छोटे सेक्शन में तोड़ा नहीं जा सकता। वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर एटम्स, ठीक है। एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब माइक्रोस्कोप आया और कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, डिस्चार्ज नलिका में, तो उससे हमको ये पता चला कि कुछ और पार्टिकल्स भी हैं। उसमें 3 मूलभूत कण हैं। हालांकि हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स, मेसान, बोसॉन, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन अगर हम मुख्यतः बात करें जहां से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, वो 3 पार्टिकल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहली अगर हम बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है प्रोटॉन, ठीक है, और तीसरी अगर हम बात करें तो वो है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूलभूत जो हैं परमाणु के कण हैं, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकी खोज किसने की, उनका बेसिकली अगर हम बात करें उनमें आवेश कितना होता है और उनका भार कितना होता है। ये आपको सही जोड़ी के रूप में, मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ सकता है, या इंडिविजुअल इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो सिंबल तो मैंने पहले ही लिख दिया, इसको ई के ऊपर माइनस, इसको पी या प्लस या पी से भी डिनोट करते हैं, या इसको एन के ऊपर 0 या एन के ऊपर से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इनकी डिस्कवरी किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर है नहीं, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो है बेसिकली किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। थॉमसन का नाम आपको याद रखना है। जैसे ही अगर आपको ऑप्शन दिया तो जे थॉमसन से आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में देखिए, अगर हम एनसीईआरटी में जाएं तो गोल्डस्टीन है, लेकिन कई बार जो जनरल स्टेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि व्यापम वगैरह हो गया या रेलवे से क्वेश्चन होते हैं, उसमें जनरली रदरफोर्ड को भी आंसर ले लेता है। तो आपको याद रखना है कि आप लोक सेवा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करनी है, एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है क्या? गोल्डस्टीन। तो ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गोल्डस्टीन ने की, अर्थात जो गोल्डस्टीन है उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। रदरफोर्ड को भी आपको याद रखना है। अगर मान लो गोल्डस्टीन नहीं दिया हुआ है, रदरफोर्ड दिया हुआ है, तो रदरफोर्ड को आप टिक करेंगे, ठीक है। अगर दोनों दिया हुआ है तो आप जो है बेसिकली गोल्डस्टीन की हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बेसिकली गोल्डस्टीन ही जो है उसको डिस्कवरी करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि
जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया तो उन्होंने इस बात के बारे में बता दिया कि किसी भी परमाणु के सेंटर में, एटम्स में पॉजिटिव पार्टिकल है, उसको प्रोटॉन बोलते हैं, ये नहीं बोला था उन्होंने, ठीक है। तो इसके बारे में अलग से पता कैसे लगाया कि ये पार्टिकल है, उसके बारे में पता लगाया था गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब का जो नलिका होती है उसके आधार पर उन्होंने प्रयोग किया था और उसके द्वारा गैसों में विद्युत विसर्जन के द्वारा उन्होंने प्रोटॉन की जो है वहां पर डिस्कवरी की थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। इसको आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ अब इसमें बात करते हैं रिलेटिव मास। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। मेनली क्वेश्चन अब क्या पूछता है? पहली बात तो इसके द्रव्यमान से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि इसका द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान में आपको यहां पर याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो कितना है। याद रखना ये केजी में है। किस में है? ये केजी में है। ये आपको याद रखना है। यहां पर आपको लिख दिया गया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं मास इन केजी। तो 9.10, तो 9.1 आपको याद रखना है इंटू 10 पावर माइनस 31, माइनस 31 10 टू द पावर माइनस में है, याद रखना है आपको, ठीक है, प्लस में नहीं है। थोड़ा सा साइन पे भी ध्यान देना है। तो 9.109 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। नाउ अब हम बात करते हैं किसके? प्रोटॉन की। तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ये है प्रोटॉन का, ठीक है। इसके बाद ये भी केजी में है ना, याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि न्यूट्रॉन को अगर आप देखें तो थर्ड डिजिट में जब देखें पॉइंट के बाद में, तो आपको 5 दिखेगा यहाँ और यहाँ पर 3 दिखेगा। मतलब आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनके मास में क्या है? फर्क है। इसको भी आपको जो है ध्यान में रखना है। तो हमने बात कर ली इनके मासेस की इन केजी, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। ये एएमयू में मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट में। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली आपको इस केजी वाले मास को याद रखना है, जिससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं चार्ज की, कि उसमें आवेश कितना है, ठीक है। हम अब देख रहे हैं क्या? आवेश की बात कर रहे हैं कि भाई इन पार्टिकल्स में आवेश, चार्ज कितना है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखना है आपको सिंबल से, उसके मास इन केजी से, उसकी डिस्कवरी से आपको याद रखना ही है। इसके अलावा एक ये चार्ज इन कूलम, कूलम में ना, कूलम में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन में कितना? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। प्रोटॉन में कितना? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, सब कूलम में है। अच्छा, तो दोनों का सेम है? हाँ बिल्कुल, दोनों का जो है चार्ज, आवेश जो है सेम होता है, लेकिन फर्क किसका होगा कि इलेक्ट्रॉन में इसको हम जब लेंगे तो माइनस लगा के लेते हैं, और जब हम बात करते हैं किसमें? प्रोटॉन में, तो उसको हम प्लस लगा के बात करते हैं। वो धनावेशित कण होता है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल नाम से क्लियर है, तो उदासीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब जीरो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक्चुअल चार्ज की अगर हम बात करें तो ये जनरली क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि इसको अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हो 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ तो कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है? उसका सिंबल, उसका डिस्कवरी केजी में मास, और उसका आवेश कूलम में। इतनी बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। इनसे क्वेश्चंस आपको मैच द फॉलोइंग या फिर इंडिविजुअल किसी के लिए भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो एटॉमिक मॉडल क्या है, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने हमको देखने को मिल रहा है किसका? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि जैसे सिंपल एक हम टर्म ले लेते हैं तरबूज, ठीक है। एक तरबूज की मैं बात कर लेता हूँ। तो तरबूज जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। तो वाटरमेलन के जैसा है, सिंपली आप समझिए। जैसे ये मान लीजिए, ये आपको दिख रहा है, इसमें जो ये स्फीयर होगा, वो स्फीयर पूरा का पूरा क्या होगा? पॉजिटिव, धन आवेशित होगा, ठीक है। और उसके बीच बीच में आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब
अगर मैं बात करूं तो आपने वाटरमेलन तरबूज देखा है। तरबूज में अगर हम बात करें तो पूरा जो उसका रेड सेक्शन है, पके हुए तरबूज की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका पूरा जो रेड सेक्शन है अंदर का, वो आप मान लीजिए कि उसका पॉजिटिव पार्ट है, और उसके बीच बीच में जो बीज फंसे हुए हैं, सीड्स एम्बेडेड है, बेसिकली वो क्या है, उसके नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस प्रकार से थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को जो है बताया था। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि एटम्स इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, अर्थात एक गोला है, धनात्मक गोला है परमाणु, जिसके अंदर बीच बीच में क्या फंसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बोलता है। और साथ ही साथ ये जो है रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने जो विकिरणन का जो प्रयोग किया था स्वर्ण के पत्र पर, गोल्ड फॉइल पे, उसको वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसमें फिट नहीं बैठता है। दैट इज वाई ये मॉडल को खारिज कर दिया गया। ठीक है, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे अगले मॉडल की। तो अगले मॉडल में हम जब जाते हैं तो हमारे सामने हमको देखने को मिलता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। बोलने का मतलब कि मान लीजिए ये जो है, अगर हम एटम्स ले रहे हैं और इसमें अगर हम देखें तो उसका क्या बोल रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, यहां पर पूरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो उसके न्यूक्लियस, इसी को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अर्थात इसको क्या बोला गया है, हम एक प्रकार से बोल सकते हैं नाभिक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, न्यूक्लियस या फिर नाभिक बोल सकते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यह क्या कर रहा है, चारों ओर इसके घूम रहा है, ये बात यहां पर बोला है। और यहां पर क्या बोला है इन्होंने कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, अर्थात इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फोर्स। कौन सा फोर्स है वो, बेसिकली हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत बल काम कर रहा है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसके कारण से कोई भी चीज़ घूमती है किसी सेंटर के चारों ओर, तो वही यहाँ पर जो है बात की जा रही है। ये बात आपको यहाँ में रखना है। अब क्या ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ, तो जी नहीं, ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसमें भी कुछ कमियां थी। वो क्या कमियां थी, तो अगर हम बात करें तो ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अर्थात जो उन्होंने बोला ना कि घूम रहा है, तो एटम को जब पूछा गया उनके सामने क्वेश्चंस कि क्या ये आपका जो मॉडल है वो एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाता है, तो वहां पर ये जो है फेल हो जाता है, जिसके कारण से ये मॉडल को भी जो है बाद में क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन कुछ बातें उनकी सही हुई, कुछ बातें उनकी कमी में आई। तो रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ यहाँ पर लिया गया है, ये है बेसिकली गोल्ड फॉइल। क्या लिया गया है यहाँ पर, ये गोल्ड फॉइल लिया गया है। ये जो गोल्ड फॉइल है, ये जिसको हम स्वर्ण की पत्र बोल रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, कुछ पार्टिकल्स, खासकर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग, उसकी बमबारी की जा रही है, उससे पास कराया जा रहा है। और जब हम अल्फा पार्टिकल्स को जो है बम्बार्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां उसको वो क्रॉस करते हुए क्या होगा, आगे बढ़ेगा। क्रॉस करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर कुछ माइक्रोस्कोप लगे हुए हैं, विंग माइक्रोस्कोप, जो उसके जो है यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये है हमारा गोल्ड फॉइल, सॉरी ये हमारा गोल्ड फॉइल का सेक्शन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या किस प्रकार से वो बिहेव कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स को हमने बम्बार्डिंग की, बम्बार्डिंग करने से हमको यहाँ पर एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि ये जो है, ये किस तरीके से जो है क्रॉस कर दे रहे हैं। मतलब आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सीधा क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं अपने रास्ते से। ठीक है, अपने रास्ते से जो है एक प्रकार से विचलित हो जा रहे हैं। और कुछ एक पार्टिकल ऐसे होंगे जो जाकर उसी रास्ते में क्या हो जाएंगे, वापिस आ जाएंगे। ये तीन अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने इन तीन चीज़ों के बारे में जो है देखा कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स, वो सीधे क्रॉस कर गए,
कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए, विचलित हो गए अपने रास्ते से, और कुछ टकरा के उसी डायरेक्शन में जिधर से वो आ रहे थे उधर वो क्या हो गए, वापस बाउंस बैक हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। तो इससे उनके जो मॉडल है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जो है आपको याद रखनी है कि रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पहली बात तो ये बोली, क्या बोली पहली बात? उन्होंने पहली बात ये बोली कि बेसिकली जो एटॉमिक मॉडल है उसका जो मोस्ट पार्ट है वो क्या है, खोखला है। ठीक है, खोखला है, मतलब एटम जो है, परमाणु जो है, उसका अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। ठीक है, होलो पार्ट है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि भाई कुछ पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, और प्लस हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धनात्मक और धनात्मक। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है, अपने रास्ते से जो है विचलित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके सामने कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल जो है आया होगा। तो वहां से पता चला कि भाई एटम में कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, नाभिक में है। ठीक है, कहाँ पर है वो, नाभिक में है, जहाँ पर उस पूरे एटम का द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान क्यों, ये द्रव्यमान वाली बात क्यों की गई यहाँ पर, क्योंकि वो हैवी है। क्यों हैवी है? अगर आप बॉल को दीवार पे मारोगे तो वो क्या होगा, टकरा के दीवार से वापस आ जाएगा, मतलब दीवार हार्ड सरफेस है, उसके पास में एक मास है, मतलब हैवी है वो, वहां से टकरा के क्या हुआ, वो वापस आ गया। ठीक उसी प्रकार से जब अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर कहीं से टकरा के वापस आ रहा है, मतलब वहां से ये बात समझ में आ रही है कि बहुत छोटा सा सेक्शन है जहां पर क्या है कि बहुत हैवी मास है, और वो मास एटम का है, जहां सेंटर्ड है, पूरी तरह से केंद्रित है, कहां पर, उसके न्यूक्लियस में, नाभिक में। ये बात आपको याद रखनी है, और वो क्या है, पॉजिटिव है। इस बात की ओर यहाँ पर जो है इशारा किया गया। और तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं सर्कुलर पाथ में। इतनी बात उन्होंने जो है अपने एटॉमिक मॉडल में की थी। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया बेसिकली किसके बारे में, हमने यहाँ पर समझा। ये चीज़ें आपको बाकी जानने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये जानना था कि उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या है, होलो है, खोखला है। ठीक है, अब यहाँ पर 2D में हम देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बोले तो एटम एक बॉल की तरह है, फुटबॉल की तरह आप समझ सकते हैं, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और चारों ओर जो उसका आप आवरण देखते हैं, ठीक है, स्फीयर का पार्ट देखते हैं, अपर सरफेस देखते हैं, वो आप मान लीजिए कि एक उसका ऑर्बिट है जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। इस प्रकार से उसको आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि एटम में, किसी भी एटम में 3 पार्टिकल की हमने बात की। कितने पार्टिकल की हमने बात की? 3 पार्टिकल की। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन की बात की, एक तो हमने प्रोटॉन की बात की, एंड नेक्स्ट हमने बात की न्यूट्रॉन की। ये 3 पार्टिकल की बात की। अब इसी के आधार पर हमने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर जो है देखने हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर, जिसको हम बेसिकली परमाणु संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? परमाणु संख्या। तो ये परमाणु संख्या क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूट्रल एटम। जो भी न्यूट्रल उदासीन जो परमाणु है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, वो जो जितने भी होंगे संख्या में, वो उससे क्या कहलाएंगे? एटॉमिक नंबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 बोलने का मतलब क्या है? 11 बोलने का मतलब क्या है? उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है या फिर 11 प्रोटॉन है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या कहलाएगी? मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियॉन्स में क्या आते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स में बेसिकली 2 पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। कौन कौन से? प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद 2 पार्टिकल 2 ही हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, जो प्रेजेंट है कहाँ पर? न्यूक्लियस में। दैट इज वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स, दोनों को हम बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है न्यूक्लियॉन्स के बारे में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप की अगर हम बात करें तो जिसमें आइसोटोप, यहां पर याद रखिएगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समस्थानिक। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूं आइसोटोप के बारे में
तो सेम एटॉमिक नंबर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, डायरेक्ट डेफिनेशन में पूछा जाता है ये, सेम एटॉमिक नंबर बट क्या यहाँ पर डिफरेंट क्या, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। मतलब सेम एटॉमिक नंबर मतलब Z सेम रहेगा और जो आपका मास नंबर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये, और एक होता है आपका ये, और एक होता है आपका ये जो है 1 जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, Z है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। और जो ये आपको ऊपर में दिख रहा है ना, यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 1 2 और 3, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका है A एटॉमिक मास, द्रव्यमान। हाइड्रोजन में 3 अलग अलग द्रव्यमान वाले उसके होते हैं आइसोटोप। कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जैसे आप हैवी वाटर, भारी जल सुनते हैं तो भारी जल जो है इससे बना होता है, इसको D से भी डिनोट करते हैं, D2O बोलते हैं, सिंपल का तो H2O होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको समान परमाणु संख्या या समान परमाणु क्रमांक और बेसिकली विभिन्न परमाणु द्रव्यमान अगर आपको दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपली बोलते हैं मास नंबर, ठीक है, सॉरी आइसोटोप। ये बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। इसी प्रकार से आपको एक चीज और भी यहाँ पर आपको जो है जाननी है आइसोटोप के बाद में, मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। आइसोबार, जिसको हम बोलते हैं समभारिक, ठीक है। समभारिक की अगर हम बात करें तो समभारिक मतलब जिसका मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, मास क्या हो जाए उसका, सेम हो जाए, और एटॉमिक जो नंबर हो, एटॉमिक नंबर वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ठीक है, डिफरेंट हो। तो जस्ट उल्टा, आइसोटोप का उल्टा, बस ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ वो हम बाद में देखेंगे उसके एग्जाम्पल को भी। अभी हम एक और मॉडल बचा हुआ है हमारा, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। तो बोर बरी एक साथ है, उसको हम बोलते हैं। तो ये भी आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कमियां रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थी, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात की थी, तो मैं उसको थोड़ा सा चर्चा कर ही लेता हूं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जब उनको पूछा गया कि बेसिकली आपका जो मॉडल है वो क्या स्टेबल है, तो वहाँ पर कुछ थ्योरी ऐसी थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ट्रैवल करता है तो वो एमिशन करता है, रेडिएट करता है एनर्जी को। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और अगर वो रिवॉल्व हो रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो मतलब गति में है, मोशन में है, तो क्या वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा अपनी ऊर्जा को निकालना शुरू कर देगा, ठीक है, रेडिएट करना शुरू कर देगा, तो अंत में उसकी ऊर्जा क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये अगर इसका न्यूक्लियस है और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर मैं उसके इलेक्ट्रॉन का पाथ बनाऊं तो अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। लेकिन रदरफोर्ड को ये पूछा गया तो वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ, फिर फाइनली आते हैं बोर के मॉडल में। तो बोर ने उन कमियों को दूर कर दी। बोर ने क्या बोला कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, उन्होंने ये बात को बोल दी। बस इतनी बात को बोला और उसको डिफाइन कर दिया उन्होंने स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एटम का मॉडल है और उसमें ये आपका जो है क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, नाभिक है ये, ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने नाभिक। अब जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट कक्षक, उसके बारे में इन्होंने बात कर दी। ऑर्बिट कक्षकों के बारे में बात कर दी। ये कक्षक क्या है, कक्षक बेसिकली अगर हम बात करें तो कक्षक वो जगह है या वो स्पेस में जो है एटम के चारों ओर जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की प्रायिकता क्या होती है, अधिक होती है। मतलब ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वो जगह है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
मैक्सिमम होते हैं, अधिकतम होते हैं। इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता जहां पर बहुत अधिक होती है उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, कक्षक बोलते हैं। तो उनको उन्होंने क्या बोल दिया, नंबर दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 बोल दिया, दूसरे को 2 बोल दिया, 3 4, इस प्रकार से नंबरिंग कर दी। या लेटर से, इंग्लिश के लेटर्स के, एल, एम, एन, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उसको डिनोट कर दिया, के, एल, एम और एन। तो जब हम बात करते हैं के की या 1 की, एल की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, तो आपको ये समझना है कि हम जो हम नंबर बोल रहे हैं ना, ये उसके फिक्स्ड एनर्जी स्टेट को क्या कर रहा है, बताने का काम कर रहा है। उसमें जो ऊर्जा फिक्स है उसको वो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हर एक कक्षक की, हर एक ऑर्बिट की क्या होगी, एनर्जी लेवल क्या होगी, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगी। और उसी के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा किसी भी कक्षक में, दूसरे में, तीसरे में, तो उसकी जो एनर्जी होगी उस कक्षक की ऊर्जा की क्या होगी, बराबर होगी। यहां पर यह बात की गई है, आपको यहां पर यह समझना है, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा कि अगर नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा 1 के कक्षक के बराबर होगी, नंबर 2 में है तो दूसरे कक्षक के बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की, और अगर तीसरे कक्षक में मौजूद है तो तीसरे कक्षक के जो है इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक के जो ऊर्जा है उसके समान उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि भाई सब कक्षक की ऊर्जा अलग अलग है क्या? जी हाँ, हर कक्षक की ऊर्जा अलग अलग है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ऑर्बिट में मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 में मौजूद है और जो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 में मौजूद है, इन सभी की ऊर्जा क्या होगी, अलग अलग होगी, विभिन्न होगी। देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन दीज बेसिकली ऑर्बिट्स। ये बात आपको याद रखना है। तो उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या होगी, ऊर्जा अलग अलग होगी। और जब हम जाते हैं कहाँ से कहाँ, न्यूक्लियस से दूर, नाभिक से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इन ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं। तो अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूं ना, तो आपका 4th ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर 3 की उससे कम होगी, फिर 2 की एनर्जी उससे कम होगी और 1 की एनर्जी तो और कम होगी। तो जैसे जैसे हम क्या जा रहे हैं और न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, न्यूक्लियस से क्या जाते हैं, दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। या जैसे जैसे हम न्यूक्लियस की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस की ओर, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है ऑर्बिट्स में डिफरेंट, उनकी ऊर्जा का स्तर क्या होता जाता है, घटते जाता है। किस ओर, नाभिक की ओर जाने से, और नाभिक से दूर जाने से ऊर्जा का क्रम क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ आपको अभी ना याद रखनी है, क्योंकि अगली जो क्लास होगी, अगली जो वीडियो होगी, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको कैसे निकालते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब एटम ग्रहण करता है तो क्या होता है, कोई पॉजिटिव आयन बनेगा, कोई नेगेटिव आयन बनेगा, वो कैसे बनता है उसको भी हम जो है अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है कवर किया एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो ये जो टॉपिक हमारा है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का फंडामेंटल। अगली क्लास में हम एटॉमिक मॉडल में और भी चीज़ें हमको पढ़नी है तो उसको हम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आप इतने फंडामेंटल को जो है क्लियर रखें, अगली वीडियो में इससे आगे का सेक्शन हम कवर करेंगे। थैंक यू।